हिमालय, जो कि एक बहुत खूबसूरत माउंटेन है। हर साल लाखों लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जब भी लोग हिमालय जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो स्वर्ग में आ गए हैं, लेकिन असल में ये स्वर्ग नरक से भी बदतर है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल स्टूडेंट जेम्स स्कॉट्स अपने दोस्तों के साथ हिमालय में हाइकिंग करने के लिए आता है। यह उसका 5 दिन का सफर होने वाला था, लेकिन अगले 2 महीनों तक उसके साथ वहाँ पे जो होता है वो सुनकर पूरा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नेपाल, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मैं खुद हैरान हो गया। सच में भाई, आज से पहले तुमने इतना खतरनाक रियल इंसिडेंट कभी नहीं देखा होगा। इस रियल इंसिडेंट को मैंने स्टोरी टेलिंग और पूरे डिटेल से बताया है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने अटेंशन टाइम और अपने पेशेंस को चैलेंज देकर इस वीडियो को पूरा देखो। यहाँ तक कि ये इंसिडेंट इतना खतरनाक है कि अभी हिमालय के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि 10 लोग मारे गए। फिर भी मीडिया इस इंसिडेंट को छोड़कर साल 1991 में हुए जेम्स स्कॉट इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। तो आओ जानते हैं इस इंसिडेंट को पूरी डिटेल से। सितंबर 1990 में ऑस्ट्रेलियन मेडिकल स्टूडेंट जेम्स स्कॉट एक लेटर लिखने के लिए बैठते हैं। जब उन्होंने लेटर लिख लिया तो उन्होंने उसे मोड़कर एक लिफाफे में डाला और उसे पोस्ट ऑफिस में डालने से पहले सील कर दिया। यह लेटर उन्होंने नेपाल के एक हॉस्पिटल में भेजा। उस समय नेपाल सबसे कम विकसित देशों में से एक माना जाता था और नेपाल में लोग काफी ज्यादा बीमारी से मर रहे थे। इसीलिए जेम्स चाहता था कि वो नेपाल के हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप कर ले और लोगों की मदद भी कर सके, क्योंकि वो एक नेक दिल का इंसान था। काठमांडू के अस्पताल में लेटर भेजने के बाद जेम्स बेसब्री से एक जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन दिन, हफ्ते, कई महीने बीत गए, उसको जवाब सुनने को नहीं मिला। इसीलिए जेम्स थोड़ा सा निराश हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो बिना हाँ सुने ही नेपाल में पहुंच जाएगा, क्योंकि नेपाल की हालत धीरे धीरे बहुत बदतर होती जा रही थी। इसीलिए 1 साल बाद जेम्स ने एक नेपाल के एयर टिकट ली और अपने दोस्त टिम हुकर को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ करवा लिया। उनकी उम्मीद थी कि वो नेपाल जाएंगे, वहाँ पर किसी हॉस्पिटल में रहने के लिए वहाँ के इंचार्ज को मना लेंगे और वहाँ पे काम करेंगे, जिससे वो लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे और अपनी नॉलेज को गेन भी कर पाएंगे। बट हुआ ये कि जैसे वो नेपाल जाने के लिए अपने घर से निकले, उन्हें एक लेटर आया जिसमें हाँ लिखा था। यानी कि जेम्स ने जिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए लेटर भेजा था उसने हाँ कह दिया था। अस्पताल ने यह सुनिश्चित किया कि वो दिसंबर 1991 के लास्ट में अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। इस लंबे समय अवेटेड जवाब को सुनने के बाद जेम्स तो पूरा बुखला ही गया। ये उसके लिए सोने पे सुहागा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे वर्ल्ड के टॉप पे हो। जेम्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत महान मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। वो पढ़ने में भी काफी तेज था। वो अच्छे ग्रेड्स लाया करता था। वो अपने कॉलेज में एक लड़की से भी मिला था जिससे कि वो प्यार करता था। वो नेपाल में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आके उससे शादी करने वाला था। बट जेम्स को क्या पता था कि आने वाले टाइम में उसके साथ जो होने वाला है वो सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। सब कुछ जेम्स के हिसाब से चल रहा था। हालांकि जेम्स को अपने परिवार और मंगेतर को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही छोड़ना पड़ा, लेकिन नेपाल में उसका इंतजार कर रहे रोमांस के लिए वो काफी उत्साहित था। जेम्स स्कॉट काफी मल्टी टैलेंटेड बंदा था। वो हफ्ते में 6 बार हाइकिंग और बुश वॉकिंग करके एक्सरसाइज करता था। यहाँ तक कि उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्राकृतिक चैलेंजिंग इलाकों में साइकिलिंग भी की है। उसने 1999 में क्वींसलैंड चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन भी लाई थी और बाद में उसी साल उसने ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप में 3री रैंक लाई थी। ये सब कहने और बताने का मतलब ये है कि जेम्स काफी फिट, मजबूत और माइंड से काफी मजबूत बंदा था। हालांकि उसकी इंटर्नशिप दिसंबर में शुरू होने वाली थी, लेकिन वो अपने दोस्त टिम हुकर के साथ सितंबर में ही नेपाल चला गया। फिर वो उस अस्पताल में गया जहाँ पे उसको इंटर्नशिप करनी है। वो वहाँ पे जाके उन डॉक्टर से, उन नर्सों से मिला जिनके साथ वो काम करने वाला था। कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के बाद वो उनसे काफी घुल मिल गया था। जब उन लोगों को पता चला कि भाई जेम्स को तो हाइकिंग करने का काफी शौक है, तो उन्होंने जेम्स को एक एडवाइस दिया। उन्होंने जेम्स को बताया कि वो अपने खाली समय का यूज हिमालय में हाइकिंग करके कर सकता है। काठमांडू एवरेस्ट के सबसे करीब बस्तियों में होने के कारण ये टूरिस्ट सेंटर है। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स को हाइकिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इसीलिए एवरेस्ट जैसी चोटी पे चढ़ना तो उसकी बस की बात नहीं थी। काठमांडू में बसने के बाद जेम्स और टीम ने तुरंत ही हिमालय के जोमसोम ट्रेल पर हाइकिंग का प्लान बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग रूट है। इंडिया से भी जब भी लोग काठमांडू जाते हैं तो वो हिमालय के इस टूरिस्ट स्पॉट पे जरूर जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस है और काफी खूबसूरत भी है। इस हाइकिंग को पूरा करने में 1 वीक से ज्यादा का टाइम लगता है और इस दौरान उन्हें जंगल, चट्टानी इलाके और दुनिया की सबसे गहरी घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। जब दोनों ने इस हाइकिंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करी तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो अब तो पक्का चाहे कुछ भी हो जाए वो वहाँ पर जरूर जाएंगे। हिमालय की सर्दी बहुत तेजी से आ रही थी। इसी को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि वो काफी ज्यादा कपड़े और अपने बहुत सारे गियर से लेके जाएंगे, जिसके लिए वो अपने सामान उठाने के
लिए 2 कूली को अपने साथ लेके जाएंगे और अपने एक गाइड को भी अपने साथ लेके जाएंगे। जब बाहर निकलने का दिन आया तो जेम्स और टिम एक सूखे ट्रैक पे हाइकिंग कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो 3000 से 9000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए और फिर उन्होंने वहां पे दुनिया का सबसे शानदार दृश्य देखा। वहां पे धीरे धीरे और ठंडी हवा चल रही थी और वो लोग भी धीरे धीरे हाइकिंग कर रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था ये हाइकिंग करने में। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्हें कुछ ट्रैकर्स भी मिले जो सिर्फ स्काई जैकेट और स्नीकर पहने हुए थे। उनको देखकर जेम्स और टिम को ऐसा लगा कि यार हम तो काफी ज्यादा तैयार होके आ गए, जबकि इनको देखो ये तो नॉर्मल लग रहे हैं। तो उनको खुद अपने अंदर ही शर्म आ रही थी। वो अपने मन मन में हंस रहे थे कि ये क्या करके आ गए वो लोग। इसीलिए कुछ दिनों तक हाइकिंग करने के बाद कुछ सामान कूली को देखकर और कुछ अपने पास रख के कूली और गाइड्स को कहा कि तुम लोग वापस काठमांडू चले जाओ, हम आगे अकेले जाएंगे और जब हम काठमांडू वापस आएंगे तो हम तुम्हारी पेमेंट कर देंगे। इसीलिए 2 कूली और गाइड्स वापस काठमांडू के लिए लौट गए और ये दोनों और आगे जाने के लिए चले गए। 9 दिनों तक हाइकिंग करने के बाद उन लोगों को इतना मजा आ गया था कि उन्होंने तुरंत ही काठमांडू में वापस लौटते के साथ ही तुरंत ही एक और हाइकिंग करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिसे वो जेम्स के काठमांडू के अस्पताल में इंटर्नशिप शुरू करने के पहले कर सकते थे। हिमालय का स्वाद चखने के बाद उन्होंने उम्मीद किया कि अब वो अपनी और तैयारी करके अब हिमालय के काफी ऊपर जाएंगे और एक चैलेंजिंग स्पॉट पे हाइकिंग करेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जो उनकी अगली ट्रैक होगी ना वो दिसंबर के एंड में शुरू होगी और उस टाइम हिमालय का मौसम सितंबर के मौसम से बहुत ही अलग होता है। जिस आसानी से इन दोनों ने जोमसोल ट्रैक को पूरा किया था ना, उनके अंदर एक झूठी सी भावना घुस गई कि अब तो वो कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी भी जगह पहुंच जाएंगे अब तो। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस बार वो हेलंबू ट्रेल पे जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग ट्रैक होता है। लेकिन बस अच्छी बात यह है कि वहाँ पे थोड़े थोड़े रास्ते में लॉन्ज हैं, जहाँ पे ये लोग आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, खाना पीना खा के आराम से वहाँ पे आराम कर सकते हैं। जब दिसंबर का टाइम आया तो जेम्स ने डिसाइड किया कि ये उनका लास्ट ट्रैकिंग है। इसके बाद वो अपनी इंटर्नशिप पूरी करेगा और फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। इस बार उन्होंने कम से कम गियर्स और कपड़े वगैरह रखे ताकि वो दोबारा पिछली बार की तरह किसी को देख के अपने अंदर शर्म महसूस ना करे। इसीलिए जेम्स ने 10 जोड़ी अंडरवियर, कुछ टी शर्ट्स, एक थर्मल अंडरवियर, कई जोड़ी पैंट, एक स्वेट शर्ट और एक हल्की जैकेट रखी। इसके अलावा उसने एक तौलिया, अपना एक कैमरा और लॉन्ज में रात को पढ़ने के लिए 4 किताबें रखी। 21 दिसंबर को उन्होंने हाइकिंग शुरू करी और कुछ घंटों तक हाइकिंग करने के बाद वो पहले लॉन्ज तक पहुंचे, जहां वो जर्मन हाइकर से मिले जो कि हेलंबू से वापस आ रहे थे। जब जेम्स और टीम ने उनसे हेलंबू ट्रेल के बारे में पूछा तो जर्मन्स ने बताया कि वो इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है और वहाँ पे कुछ देखने लायक भी कुछ नहीं है, वो नॉर्मल सा है बस। इसीलिए जेम्स और टीम हुकर को अपने इस प्लान के बारे में दूसरे थॉट्स आने लगे। जेम्स ने अपना नक्शा निकाला और उसने नक्शे में देखा कि वो हेलंबू के अलावा कहाँ जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो जो उस पे नक्शा था ना वो बहुत ही पुराना था। इसीलिए जर्मन्स ने उन्हें एक नया नक्शा दिया। उन्होंने बोला कि ये नया नक्शा है, तुम इसको लो अपने पास रखो, क्योंकि हमारा ट्रायल तो पूरा हो चुका है। उन दोनों ने नए नक्शे को देखा जहाँ पे उन्हें गोशन कुंड ट्रायल करके एक स्पॉट दिखा जो कि पुराने नक्शे में नहीं था। उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब गोशन कुंड ही चलेंगे। अगली सुबह वो दोनों उठे और जल्दी अपने ट्रैक को शुरू किया। रास्ते में उनकी मुलाकात मार्क फुल्टन नाम के एक बंदे से हुई जो कि अकेले ही ट्रैकिंग कर रहा था। जब जेम्स और टिम ने मार्क से बात करी तो उसका एक्सेंट सुन के उन्हें समझ में आ गया कि ये ऑस्ट्रेलिया का ही बंदा है। इसीलिए ये तीनों जल्दी दोस्त बन गए। जब जेम्स और टिम को पता चला कि मार्क भी हेलंबू के लिए जा रहा था तो उन्होंने उसको मना कर दिया। उन्होंने मार्क को बताया कि हमने जर्मन से मिले थे, वो बता रहे थे कि वो काफी खास नहीं है, मजा नहीं आएगा वहाँ पे। इसीलिए इन दोनों ने मार्क से कहा कि तुम भी हमारे साथ गोशन कुंड चलो, वहाँ बहुत मजा आएगा। इसीलिए मार्क भी इनकी बात मान गया। अब ये तीनों गोशन कुंड के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर तक ट्रैकिंग करने के बाद टिम हुकर के पैर में चोट लग गई, बट वो जितना कोशिश कर सकता था उसने चलने की कोशिश करी, लेकिन एंड में उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इसीलिए उसने जेम्स से बोला कि यार मैं अब आगे की हाइकिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ काठमांडू। जेम्स ने उदास होकर बोला कि चल यार ठीक है चलते हैं, काठमांडू चलते हैं। लेकिन टीम ने मना कर दिया। उसने कहा कि तू और मार्क अपने इस ट्रैकिंग को पूरा करो, क्योंकि टीम ने जेम्स का फेस पढ़ लिया था। उसे पता था कि जेम्स का काफी मन है अपनी हाइकिंग पूरा करने का। इसीलिए उसने बोला कि तू और मार्क दोनों साथ जाओ, मैं अकेला काठमांडू चला जाऊंगा। और इसी दौरान जेम्स और टीम ने दोनों ने ही बहुत बड़ी गलती कर दी। जेम्स ने टीम को वापस लौटने के लिए जो जर्मन द्वारा दिया गया नया नक्शा था ना, वो टीम को पकड़ा दिया और पुराना नक्शा अपने पास रख लिया। और टीम हुकर ने ये बड़ी गलती करी कि उसके पास जो एकमात्र लाइटर था ना, वो उसने जेम्स को नहीं दिया, वो देना भूल गया और उसको लेकर काठमांडू के लिए निकल पड़ा। जेम्स और मार्क आगे के लिए हाइकिंग करने के लिए निकल गए। अगले दिन वो दोनों थेरापति नाम के एक एरिया में पहुंचे, जहां उन्हें गोशन कुंड से आते हुए कुछ ट्रैकर्स दिखे। मार्क और जेम्स ने सोचा क्यों ना इनसे जानकारी इकट्ठा करें, इसीलिए ये दोनों उनसे बात करने के लिए गए।
जब इन दोनों ने उनसे पूछा कि गोसेन कुंड कैसा है, तो उन ट्रैकर्स ने बताया कि गोसेन कुंड काफी चैलेंजिंग ट्रैक है, लेकिन वहाँ पे कोई बर्फ नहीं पड़ी है, इसीलिए वहाँ पे पहुंचना काफी आसान है। ये सुन के उन्हें काफी खुशी हुई, इसीलिए उन दोनों ने उन ट्रैकर्स को धन्यवाद बोला और अपने अगले लॉन्च के लिए आगे निकल पड़े। वो दोनों रात को लॉन्च में पहुंच गए, वहाँ पे रुके, खाए पिए और सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। उन दोनों ने लॉन्च कीपर से पूछा कि भाई क्या यहाँ पे बर्फबारी होती है, क्या आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी? लॉन्च कीपर ने बताया कि नहीं, आने वाले टाइम में कोई बर्फबारी नहीं होगी, तुम आराम से अपना ट्रैक पूरा कर सकते हो। इसीलिए सुबह 7:30 बजे के आसपास जेम्स और मार्क लॉन्च से बाहर निकले और चारों ओर पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए अपनी ट्रैकिंग को पूरा करने लगे। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती गई स्थिति बिगड़ने लगी। टेम्परेचर एकदम से नीचे गिर गया, चारों ओर बादल छा गए और एकदम से बहुत तेज बर्फबारी होने लगी। लेकिन ये बर्फबारी पिछले रात की तरह हल्की फुल्की नहीं थी, बल्कि बहुत ही खतरनाक थी। ये बर्फबारी इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों के अंदर इन दोनों हाइकर्स के पैरों के पास बर्फ जमा होने लगे। जल्दी ही तूफान ने जमीन पर 5 इंच तक बर्फ डाल दी और ये जो ट्रैक काफी साफ दिख रहा था, अब वो पूरी तरह से बर्फ में छुप गया। जेम्स काफी घबरा गया क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था। उसको ऐसा हुआ कि यार अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब वापस पीछे काठमांडू के लिए लौटना चाहिए। इसके अलावा जेम्स मार्क से कुछ कह पाता, वहाँ पे इतनी तेज तूफान चल रहा था कि वो दोनों बिछड़ गए। जेम्स चिल्लाता रहा लेकिन उसे मार्क नहीं मिला। पिछले 15 मिनट तक चिल्लाने के बाद उसे जाकर मार्क मिला। जेम्स काफी घबराया हुआ था, लेकिन मार्क का फेस ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो नॉर्मल था। जेम्स ने मार्क से बोला कि हमें लॉन्च के लिए वापस जाना चाहिए, लेकिन मार्क ने बोला यार ये तो हल्का फुल्का है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और फिर बाद में डिसाइड किया कि जो जेम्स है वो वापस लॉन्च के लिए लौटेगा और जो मार्क है वो अपना ट्रैक पूरा करेगा और वो गोस कुंड तक जाएगा। लेकिन जैसे ही जेम्स अपने पैरों के निशान को फॉलो करते हुए पीछे जा रहा था, यानी कि लॉन्च की तरफ जा रहा था, तो कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी तेज बर्फबारी हुई कि उसके पैरों के निशान सब मिट गए। अब वो पूरी तरह से भटक चुका था कि वो कहाँ पे जा रहा है। और जब उसने अपना मैप निकाला देखने के लिए कि वो कहाँ पे है, तो उसने देखा कि उसके पास तो पुराना मैप है। अब वो क्या करे? और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वहाँ पे इतनी तेज तूफान चल रहा था कि जेम्स अपने आगे 30 फीट पे आगे क्या है देख ही नहीं पा रहा था। इसीलिए हुआ ये कि जेम्स रास्ता भटक गया कि वो कहाँ पे जा रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक थोड़ी सी नाली दिखाई दी। उसने सोचा कि क्यों ना इस नाली को फॉलो किया जाए, जो कि शायद उसे सब बैलेंस तक लेके जाएगा। इसीलिए उसने नाले को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसने अपने पुराने मैप में देखा कि ये नाला एक तालुन नाम के शहर तक जाता है। 4 घंटे तक चलने के बाद उसने एक पॉइंट पे देखा कि वहाँ पे 4 नाली और जा रही है। जब उसने उन चारों नाली को एक साथ फॉलो करने की कोशिश करी तो वो चारों नाली जाकर एक जगह एक पूरी झील बनी हुई थी और ये झील सीधा जाने के बाद कई फीट तक नीचे जा रहा था, यानी कि ये एक वाटरफॉल था। जेम्स ये देख के हैरान हो गया कि उसने पिछले 4 घंटे तक जिस नाली को फॉलो किया वो आगे जाके वो एक वाटरफॉल है। इसीलिए जेम्स स्कॉट ने डिसाइड किया कि वो एक बार वाटरफॉल के पास जाकर देखे कि क्या वो वाटरफॉल से नीचे जा सकता है। इसीलिए जब वो रेंगते रेंगते उस वाटरफॉल से नीचे झांका तो उसने देखा ये तो बहुत गहरा है। उसकी वहीं पे उम्मीद खत्म हो गई कि अब भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो नीचे तो जा ही नहीं सकता, अब उसको ऊपर आगे जाना होगा। जेम्स एक क्लाइंबर नहीं था, बट उसने सोचा कि अगर वो चट्टान के काफी ऊपर चढ़ जाए तो वो बादलों से ऊपर हो जाएगा, जिस वजह से वो इस खराब मौसम से बच पाएगा। जेम्स ने सोचा कि ये चट्टान झरने जितनी ही ऊंची होगी, इसलिए अगले 2 घंटे तक उसने फिसली भरी चट्टाने पे चढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि वो किसी भी तरह ऊपर पहुंचना चाहता था। बट ये ऐसा समय था कि जिस टाइम जेम्स काफी ज्यादा थक चुका था, वो अपने हाथों के मदद से ही ऊपर चढ़ पा रहा था। काफी ज्यादा गिर गिरा के अपने शरीर पे चोट लगवा के आखिरकार जेम्स चट्टान पे पहुंच ही गया। वहाँ पे उसे एक ओवरहैंग मिला जहाँ पे उसने थोड़ा सा आराम किया। जब उसने थोड़ा वहाँ पे आराम कर लिया तो उसको अपनी एनर्जी वापस मिलने लगी और फिर उसको याद आया कि मेडिकल कॉलेज में उसको हाइपोथर्मिया से बचने के लिए कुछ चीजें सिखाई गई थी। इस टाइम उसकी बॉडी और कपड़े काफी ज्यादा गीले हो चुके थे, इसीलिए उसने अपने कपड़े उतारे और अपनी तौलिए से अपने पूरे शरीर को सुखाया और काफी टाइम तक वहीं पे बैठा रहा। जब रात हो गई तो उसने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला जिससे कि वो वहाँ पे अपना कैंप डाल सकता था। अगली सुबह उसने अपनी इस खराब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जल्दी ही ट्रैकिंग शुरू कर दी। उसको दोबारा वहाँ पे एक नाला दिखा, इसीलिए उसने उस नाले को फॉलो करना दोबारा स्टार्ट कर दिया। बट दिक्कत ये हुई थी कि वहाँ पे इतना ज्यादा बर्फ था कि कई घंटों तक चलने के बाद वो केवल 1 ही किलोमीटर तक पहुंच पाया। इस टाइम जेम्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो नाली को फॉलो करते ही जा रहा था। नाली को फॉलो करते करते रात हो गई थी, यानी कि शाम के 4 बज चुके थे और वो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन सौभाग्य से उसे वहां पर एक और ओवरहेड मिल गया जहाँ पे वो अपना कैंप डाल सकता था।
उसने वहां पे अपना कैंप डाला, अपने कपड़े उतारे और दोबारा अपने आप को तौलिए से सुखाने लग गया। और फिर उसने नोटिस किया कि जो उसके पैर है ना वो काफी ज्यादा सुन्न हो चुके हैं, वहां पे पेन ही फील नहीं हो रहा उसको। फिर उसने अपने कपड़े सुखाए और उन कपड़े को पहन के कांपते हुए सो गया। इस पॉइंट पे वो इतना ज्यादा थक चुका था, इतने ज्यादा पेन में था कि उसको यकीन था कि वो इस रात को सोएगा और अगले सुबह नहीं उठेगा, वो मर जाएगा। इसलिए वो उठा, अपना नोट पेन लिया और अपने नोट लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने लिखा कि उसने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती करी यहाँ पे आके, और वो अपनी माँ को और अपनी मंगेतर को बहुत प्यार करता है। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, अपनी बहन से मिलना चाहता है, लेकिन ये प्रकृति, ये गॉड उसे ये नहीं करना देना चाहते। ये सब लिख के वो सो जाता है। उसे यकीन था कि वो अगले सुबह नहीं उठेगा। 29 दिसंबर को हुआ ये कि जेम्स सुबह उठ गया। हाँ, वो मरा नहीं, वो जिंदा था और वो सुबह सुबह उठ भी गया। जब जेम्स काफी दिनों तक काठमांडू वापस नहीं लौटा तो उसके दोस्त टिम हुगर को पता चल गया कि जेम्स बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो हिमालय के अंदर फंस गया है। उसने तुरंत ही जेम्स की बड़ी बहन ओहान रॉबर्टसन को फोन लगा दिया। फोन उसके घर में बजा, लेकिन उसके पति ने फोन उठाया। फिर टिम ने बोला कि उसे ओहान से बात कराओ। जब ओहान ने टिम से बात किया तो टिम ने बताया कि जेम्स पिछले कई दिनों से हिमालय से वापस नहीं आया है, वो हिमालय के अंदर फंस गया है। ये सुनकर जेम्स की बड़ी बहन ओहान हैरान हो गई, वो पूरी तरह परेशान हो गई क्योंकि वो अपने छोटे भाई जेम्स से बहुत प्यार करती थी। और टिम ने ये बात जेम्स के मम्मी पापा को भी बता दिया। वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। ओहान ने तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया की रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उनका भाई हिमालय के अंदर फंस गया है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू टीम ने नेपाल की रेस्क्यू टीम से बात किया और उन्होंने बताया कि उन्हें एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ेगा ताकि वो जेम्स को हिमालय में ढूंढ सके। जेम्स के मम्मी पापा ने तुरंत ही जेम्स को ढूंढने के लिए नेपाल की टिकट बुक कर ली, लेकिन ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू टीम ने उनके मम्मी पापा को नेपाल जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम लोग मत जाओ, बस ओहान को यानी कि जेम्स की बड़ी बहन को हमारे साथ भेजो। इसीलिए ओहान रेस्क्यू टीम के साथ नेपाल पहुंच जाती है और नेपाल की गवर्नमेंट तुरंत ही एक सर्च ऑपरेशन टीम हिमालय में भेजती है ताकि वो जेम्स को ढूंढ सके कि वो कहाँ पे है। रेस्क्यू टीम ने जेम्स को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जेम्स उन्हें कहीं भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वो लोग उस लॉन्ज में भी गए जहाँ पे जेम्स रुका हुआ था, पर लॉन्ज के कीपर से बात करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला कि जेम्स कहाँ गया है। 2 जनवरी 1992 को रेस्क्यूअर्स को पता चला कुछ फ्रांस और कनाडाई ट्रैकर्स को एक अकेले ट्रैकर की देखे जाने की रिपोर्ट मिली है और ये 90% यकीन था कि वो जेम्स ही था। जेम्स की बड़ी बहन ओहान के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। उसने तुरंत ही अपनी मम्मी पापा को कॉल किया और उन्हें बताया कि उन्हें जेम्स मिलने वाला है। लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए, जेम्स का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चला गया है। जेम्स 16 दिनों से लापता था। वो कई बार हिमालय से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन केवल बर्फ और बर्फीले तूफान की वजह से वो अपने अकेले चट्टानी ओवरहैंग पर वापस आ जाते। जेम्स के पास जिंदा रहने की कोई आशा नहीं थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो पिछले 16 दिनों से भूखा था। उसने 16 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। वो बस बर्फ खा खा के जिंदा था। उसने अपने कई दिन ओवरहैंग में ही बिताए। वो बस हेलीकॉप्टर के आने का वेट करता था। ओवरहैंग उसका एक नया घर बन गया था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आग जलाने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने आप को गर्म रखने के लिए बस तौलिए से अपने आप को सुखाता था। बट सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो जब भी आराम करता उसके मन में खाने के लिए आता। वो सोता तो सपने खाने के दिखता। उसको इतनी तेज भूख लगी थी कि उसे बस थोड़ा सा खाना चाहिए था, लेकिन उसको वही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसके अंदर की भूख अपने आप ही खत्म होने लगी, क्योंकि अब उसका भूख अंदर से उसके शरीर को खा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। लेकिन उसके लिए जो सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पैर पूरे सुन्न थे। एक दिन उसने अपने जूते मोजे उतारा और अपना पैर देखा तो उसका पैर पूरा नीला हो गया था। वो अपना पैर देख के डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए उसने क्या करा कि उसने अपनी एक कैंची निकाल ली और अपने पैर में मार लिया, जिससे पैर से खून तो निकला, लेकिन उसको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो पैर के सेल्स थे वो मर गए थे। जेम्स काफी ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि अगर वो इस सर्वाइविंग से बच भी जाता है ना, तब भी तो उसके पैर काटे जाएंगे, वो बेचारा विकलांग हो जाएगा आने वाले टाइम में अगर वो बच जाता है तो। यही सब सोच के जेम्स रोने लगा। फिर उसको याद आया कि वो जिस जगह बैठा है ना, वो चट्टान के टॉप पे नहीं है, यानी कि वो चट्टान के थोड़े से नीचे बैठा हुआ है। यानी कि अगर कोई हेलीकॉप्टर आता है तो वो हेलीकॉप्टर जेम्स को नहीं देख पाएगा। उसने डिसाइड किया कि उसको चट्टान के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि कोई अगर हेलीकॉप्टर आए तो वो उसको देख सके। बट हुआ ये कि जब वो थोड़ा सा आराम कर रहा था तो उसने एक बहुत बड़ी आहट सुनी, जिससे कि वो जगा।
जब वो जगा तो उसने देखा कि उसके पास जो एक झाड़ी है वो हिल रही है। इसीलिए उसने अपनी कैंची को अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जेम्स ने चिल्लाया तो उस झाड़ी से एक भालू निकला। जेम्स ने भालू को देखा, भालू ने जेम्स को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जेम्स ने सोचा क्यों ना वो भालू उसके ऊपर अटैक कर दे ताकि वो इंस्टेंट जल्दी मर जाए बिना पेन के। इसीलिए वो भालू को गुस्सा दिलाने के लिए जोर से आवाज मारने लगा। लेकिन हुआ ये कि भालू उसकी आवाज सुनकर डर के मारे खुद ही भाग गया। अगले 5 दिनों तक वो रोज भालू की आवाज सुनता और बस यही इंतजार करता कि काश भालू उसके ऊपर अटैक कर दे और वो इंस्टेंट मर जाए। इसी बीच जब जेम्स अपने जीवन से लड़ रहा था, दूसरी तरफ बचाव दल यानी कि रेस्क्यू टीम हिमालय में आती, वहाँ पे सर्च करती, लेकिन वहाँ के खराब मौसम की वजह से वो लोग वापस लौट जाते। जेम्स की बहन बहुत कोशिश कर रही थी कि वो जेम्स को ढूंढ सके। उन्होंने उन फ्रांसी और कनाडियन ट्रैकर्स को खोजा जिन्होंने लास्ट टाइम जेम्स को देखा था। जब उसकी बड़ी बहन ने उन ट्रैकर से बात करी तो उन्होंने बोला हाँ कि हमने शायद जेम्स को देखा था, लेकिन उनमें से एक लड़की ने बोला कि शायद वो जेम्स नहीं था। उसने कहा कि जब उन्होंने उस लड़के से बात करी तो वो जर्मन लग रहा था, ना कि ऑस्ट्रेलियन, तो वो शायद जेम्स नहीं था। और फिर रेस्क्यूअर्स को उस जर्मन व्यक्ति का एक पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था कि वो हेलम्बू ट्रेल पर अकेले ट्रैकिंग करेगा। ये सब चीजों ने जेम्स की बहनों की उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। अब उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क था, क्या जेम्स अभी भी जिंदा है? अब तक जेम्स को हिमालय में फंसे हुए 21 दिन हो चुके थे। उसकी बहन ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी, रेस्क्यू टीम ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जेम्स नहीं मिला। तभी जेम्स की बहन को याद आया कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से नेपाल के लिए आ रही थी तो उसे फ्लाइट में एक लड़की मिली, जिससे कि उसने अपने भाई के बारे में बात किया कि वो नेपाल में अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रही है। तो उस लड़की ने उसकी बहन को बताया कि तुम नेपाल में एक स्थानीय बौद्ध लामा से मिलो, वो अपना आंख बंद करके बता देंगे कि तुम्हारा भाई कहाँ है। पहले तो उसकी बहन को लगा ये तो अंधविश्वास है, लेकिन जब जेम्स ढूंढने पर भी नहीं मिला तो उसने सोचा क्यों ना उस लड़की की भी बात मान ली जाए। और उस लड़की ने यह भी बोला था कि बौद्ध लामा वो देख सकते हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। इसीलिए जेम्स की बहन रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर उन बौद्ध लामा के पास पहुंच जाती है। वो बौद्ध लामा से मिलती है, उन्हें बताती है कि कैसे उनका भाई हिमालय के अंदर खो गया है। वो बौद्ध लामा के सामने हिमालय का मैप रखती है। बौद्ध लामा कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर वो अपनी आंख खोलते हैं और मैप पे पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ पे है, ढूंढ लो उसको। जेम्स की बहन बौद्ध लामा से बोलती है क्या उसका भाई जिंदा है? तो बौद्ध लामा कहते हैं वो तो तुम्हें उससे मिलके ही पता चलेगा। इसीलिए रेस्क्यू टीम अब दोबारा जेम्स को हिमालय में खोजने लगे। तभी रेस्क्यू टीम को याद आया कि जेम्स अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका एक दोस्त था मार्क नाम का। उस मार्क का क्या हुआ? क्या वो भी जेम्स के साथ फंसा हुआ है या फिर वो वापस आ चुका है? इसीलिए अब वो लोग मार्क फुल्टन को खोजने के लिए लग गए। टिम हुकर ने रेस्क्यू टीम को बताया कि मार्क क्रिसमस से पहले थाईलैंड के लिए उड़ान भरेगा और 21 जनवरी से पहले वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया दूतावास द्वारा हवाई अड्डे पर मार्क के लिए संदेश छोड़ दिया गया। मिरेकली 15 जनवरी को जेम्स की बहन के पास एक कॉल आया और वो कॉल मार्क फुल्टन ने किया था। मार्क गोसेन कुंड गया था, वहाँ पे उसने हाइकिंग करी और सेफली वो हिमालय से वापस आ गया था। उसने रेस्क्यू टीम को बताया कि वो जेम्स से लास्ट टाइम जेम्स पैडी और गुप्ती के बीच एक जगह है जहाँ पे वो उससे लास्ट टाइम मिला था और वहीं से वो दोनों अलग हो गए थे। इसका मतलब ये था कि जेम्स दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गया था, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रेस्क्यू टीम उसे नहीं ढूंढ रहे थे। अगर वो उसी जगह चलते रहे तो वो एरिया उस जगह पे जाता है जहाँ पे लामा ने पॉइंट किया था कि तुम्हारा भाई यहीं पे मिलेगा। हिमालय में 30 दिन तक फंसे रहने के बाद एक दिन जब जेम्स सो रहा था तभी उसे किसी पंखे के चलने की आवाज आई। उसे लगा कि ये उसका वहम है, क्योंकि वो हर दिन हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने का सपना देखा करता था, यानी कि उसका वहम होता था कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो उसको ये भी लगा कि आज भी वो वहम ही होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। जेम्स तुरंत ही अपने ओवरहैंड से बाहर निकला और अपने बैग को उठाकर हवा में हिलाने लगा ताकि हेलीकॉप्टर में बैठी रेस्क्यू टीम उसको देख सके। लेकिन दिक्कत यह हुई कि वहां पे अभी भी इतनी तेज तूफान चल रहा था कि हेलीकॉप्टर में बैठे रेस्क्यूअर्स को जेम्स दिखाई नहीं दिया। जेम्स ने बहुत कोशिश करी, वो कूदा, हिला डुला, लेट रेंग के थोड़ा सा कोशिश करा ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को दिखाई दे कि कुछ मूवमेंट हो रहा है उधर, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे रेस्क्यूअर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए रेस्क्यूअर्स वहां से चले गए। जेम्स अब पूरी तरह से टूट गया था। जेम्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा पतला हो चुका था, उसके गाल अंदर घुस चुके थे, उसका पेट अंदर घुस चुका था। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कंकाल के अंदर जान हो, बस बाकी वो पूरा कंकाल हो। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुके थे।
वो पूरी तरह से मतलब समझ लो मरने वाला था। जेम्स ओवरहैंड में जाके बैठ जाता है। फिर वो यही सोचता है कि जब उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली को मिलेगी तो वो लोग देखेंगे कि जेम्स ने कितना सहा, उसने कितना कुछ सहा, कितना पेन सहा है उसने। जेम्स कई दिनों तक वहीं पे बैठा रहा और वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि हेलीकॉप्टर एक बार दोबारा आ जाए और उसको देख ले, वरना तो वो वहीं पे बैठे बैठे मर जाएगा। इसके 12 दिन बाद यानी कि जेम्स का हिमालय में फंसे रहने के 42वें दिन हेलीकॉप्टर दोबारा जेम्स के पास आया। जेम्स के पास जितनी ताकत थी, जितनी एनर्जी थी, उसका यूज करके वो दोबारा ओवरहैंड से बाहर निकला और अपने बैग को लेकर हिलाने लगा। हेलीकॉप्टर 20 मिनट तक उसके आसपास घूमा और फिर एकदम से दोबारा घाटी में गायब हो गया। लेकिन इस बार जेम्स को ये दिलासा था कि उन लोगों ने इस बार जेम्स को पक्का देख लिया है। बट दोस्तों, रेस्क्यू टीम अपनी हेलीकॉप्टर इसीलिए घाटी से नीचे ले गई क्योंकि उन्होंने 20 मिनट तक सर्च करा कि क्या वो जेम्स के आसपास अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं। लेकिन जेम्स एक ऐसे एरिया में बैठा हुआ था जहाँ पे वो अपने हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को नीचे, जहाँ घाटी में थोड़ा बहुत जगह था, वहाँ पे लैंड करवाया। उसके बाद वो रेस्क्यूअर्स पहाड़ पे पैदल चल के जेम्स के पास पहुंच रहे थे। बट वो रेस्क्यूअर्स इस बात से डर रहे थे कि उन्होंने जेम्स को देखा था तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो किसी भी पल मर सकता था। बस उनको ये डर लग रहा था कि जब वो जेम्स तक पहुंचे तो जेम्स मर ना जाए। जेम्स अपने ओवरहैंड में एक लाश की तरह बैठा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं थी कि वो खड़ा भी हो सके, वो लगभग मर ही चुका था। जेम्स ओवरहैंड में जब बैठ के रो रहा था तभी उसको थोड़ी बहुत रस्सियों की आवाज आई। फिर जब उसने थोड़ा सामने देखा तो उसने देखा कि उस तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। वो रेस्क्यूअर्स तुरंत ही जेम्स के पास पहुंचे, उसको पकड़ा और उसको गले लगा लिया और सारे लोग रोने लगे क्योंकि जेम्स उस जगह फंसा हुआ था जहां किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं थी, और वो भी 43 दिन तक। रेस्क्यूअर्स ने तुरंत ही जेम्स को हेलीकॉप्टर में बैठाया और लेके उड़ गए। लैंडिंग पैड पर जेम्स की बहन बेसब्री से जेम्स का इंतजार कर रही थी। जब जेम्स वहां पहुंचा तो रेस्क्यू टीम ने जेम्स के उतरने की मदद करी। जेम्स अपनी बहन की ओर मुड़ा, दोनों गले लगे और रोने लगे। जेम्स की बहन ने उसे बहुत मुश्किल से पहचाना क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला हो चुका था, गंदा हो चुका था, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, गाल चिपक गए थे, वो पूरा एक कंकाल था। मतलब कि तुम सोचो कि एक कंकाल है और ऐसा लगे कि उसके अंदर आत्मा आ गई है, वो ऐसा हो चुका था। इसके बाद तुरंत ही जेम्स को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जब रेस्क्यू टीम ने ये पॉइंट किया कि उन्हें जेम्स कहाँ मिला तो उन्होंने देखा कि जेम्स उन्हें उसी जगह पे मिला था जिस जगह पे बौद्ध लामा ने पॉइंट किया था कि जेम्स यहीं मिलेगा। ये एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज थी कि बौद्ध लामा ने बता दिया था कि जेम्स यहाँ मिलेगा और जेम्स बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पे उसी जगह मिला। हॉस्पिटल में जेम्स को ये डर था कि वो बच तो गया लेकिन अब उसके पैर काटे जाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उसका पैर भी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, यानी कि अब उसके पैर को काटने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक और बहुत बड़ी जो मिरेकल वाली चीज ये थी कि जेम्स बहुत ही जल्दी धीरे धीरे रिकवर होने लगा और 2-4 महीने के बाद वो रिकवर हो गया। आज के टाइम में जेम्स कुछ इस तरह दिखता है और वो प्रोफेशनली क्या कर रहा है इसकी कोई खबर नहीं है, बट जेम्स इस तरह दिखता है और ये भी अपने माँ बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू कि आपने अपने पेशेंस को चैलेंज देके इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।